नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत स्वागत है। अभी हमने जो प्राचीन भारत की श्रृंखला स्टार्ट करी उसका यह तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता तथा ऋग्वैदिक काल अच्छे से संक्षिप्त रूप में समझ चुके हैं, जिसके वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। इस पूरी श्रृंखला में हम सिर्फ उन पॉइंट उन तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो कि रेलिवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या कि बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी है, ना कि हम फालतू कहानियां करेंगे। ये पूरी नोट से सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड या कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको शामिल करके ही बनाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल का जो समय है तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का समय उत्तर वैदिक काल का था। उत्तर वैदिक काल वह चरण था जब आर्य जनजाति ढांचे से निकलकर, जो कि हमने देखा ऋग्वैदिक काल में आर्य जो जनजाति ढांचे में रहते थे और जो राजा था जनसगोपा कहलाता था, यहाँ से निकलकर पूर्ण विकसित सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में बदल गया। ठीक है, अब इसकी इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। तो जो वैदिक आर्य थे, पशुपालक, अर्ध घुमंतु तथा सरल समाज में रहते थे। उत्तर वैदिक काल में आते आते इनकी जनसंख्या बढ़ती है, जिससे परिवार बढ़ा, तो इनको संसाधनों की आवश्यकता महसूस हुई, जिस कारण से इन्होंने स्थायी रूप से कृषि करना स्टार्ट कर दिया। साथ साथ राज्यों का विकास भी हुआ। इसी कारण यह समाज जटिल होता चला गया। अब इनका भौगोलिक विस्तार देखते हैं, जिसमें सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। जो विस्तार हमने देखा था कि जो आर्य रहते थे उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे, वहां से निकल करके ये गंगा यमुना के मैदान इनके मुख्य केंद्र बने। साथ साथ लोहे के औजारों का विकास हुआ, जिससे घने जंगल इन्होंने काटे, खेत बनाए। नए व्यवसायों के क्षेत्र कौन कौन से थे, जिसमें से कुरुक्षेत्र, पांचाल जो कि यूपी के मध्य यूपी में है, कौशल और विदेह, यही क्षेत्र आगे चलकर महाजनपद बनते हैं। जब वो आगे महाजनपद काल पढ़ेंगे उसमें देखेंगे यही जो मुख्य क्षेत्र पंचाल, कौशल, विदेह, इस तरह करके जितने क्षेत्र थे ये महाजनपद में बदल गए। तो यहाँ हमने क्या देखा कि बदलाव क्या हुआ कि सबसे पहले तो ये जो उत्तर पश्चिम में रहते थे वहां से निकल के गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में बसते हैं। साथ साथ कुछ और नए क्षेत्र बने, जिनमें कुरुक्षेत्र, पंचाल, कौशल, विदेह ऐसे क्षेत्र विकसित हुए। इनका राजनीतिक संगठन देखें तो जो जनजाति से राज्य तक का इन्होंने काल, मतलब जनजाति से राज्य तक काल में भ्रमण किया। तो पूर्व वैदिक काल में जो जन थे ये उत्तर वैदिक काल में आते आते जनपद में बदल गए। यह एक परिवर्तन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण था। राजा की स्थिति क्या थी, जहाँ देखा हमने ऋग्वैदिक काल में कि राजा को नियंत्रित करने के लिए सभा समिति थी, उनका स्थान अब कमजोर हो जाता है। राजा सर्वोच्च सत्ता में हो जाता है, न्यायाधीश भी बन जाता है, सेनापति का प्रमुख हो जाता है। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया तथा राजा और प्रजा के बीच में दूरी बढ़ने लगी। तो इसमें साथ साथ हम ये भी समझते जा रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल से किस प्रकार से अलग था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है राजकीय यज्ञ जो होते थे। यज्ञ केवल अब धार्मिक न होकर राजनीतिक साधन बन गए थे। यज्ञ का जो उद्देश्य था तो अलग अलग था। जैसे राजसूय यज्ञ था तो राजा बनने की वैधता थी। अश्वमेध यज्ञ जो होते थे साम्राज्य विस्तार के लिए होते। जो वाजपेयी यज्ञ होते थे तो सर्वोच्च प्रभुत्व स्थापित करने के लिए होते थे। जो ब्राह्मण थे तो इन यज्ञों के माध्यम से राजा को नियंत्रित करते थे। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, तो कर संग्रह की व्यवस्था जो थी, तो बलि जो कि एक, जब हमने ऋग्वैदिक काल में देखा कि स्वैच्छिक कर था, ये याद रखिएगा। यहाँ पे जो स्वैच्छिक कर था बलि, ये अनिवार्य हो जाता उत्तर वैदिक काल में आते आते। जो भाग था तो उपज का हिस्सा था। अधिकारी वर्ग भी नए नए उभरते हैं, जैसे पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, सभा और समिति जो मुख्य समिति संस्थाएं थी, कब ऋग्वैदिक काल में यहाँ आते आते औपचारिक ही रह जाती हैं। अगला इनकी सामाजिक संरचना देखते हैं कि सामाजिक संरचना में इनके क्या बदलाव हुआ। तो जो वर्ण व्यवस्था थी तो वर्ण व्यवस्था का पूर्ण रूप से विकास होता है। जब हमने देखा तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं न होकर के कर्म आधारित थी, जबकि यहाँ अब ये पूर्ण रूप से जन्म आधारित और आगे चल के जाति आधारित हो जाती है। सामाजिक गतिशीलता जो थी इनकी समाप्त हो जाती है। शूद्रों की स्थिति में बहुत गिरावट आती है। वो शिक्षा से वंचित रहने लगे, यज्ञ निषिद्ध कर दिए गए, केवल सेवा कार्यों के लिए ही शूद्रों का उपयोग होने लगा। यह सामाजिक असमानता ही भविष्य के आंदोलनों का प्रमुख कारण बनी। आगे चल के जब हम आधुनिक काल में देखेंगे तो ये जो आंदोलन ब्राह्मण विरोधी होते हैं तो उसकी जो जड़ थी वो यही थी। सामाजिक व्यवस्था में जो इनका अगला चरण है आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम 4 वर्णों में बट गया। इनका एक मानना था कि जीवन 100 साल का है, जिसमें से 25-25 साल में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के रूप में इसका मतलब इसको बांट दिया गया, जिसमें ब्रह्मचर्य में शिक्षा अध्ययन होगा, गृहस्थ में सामाजिक जिम्मेदारी, वानप्रस्थ में त्याग की तैयारी, संन्यास में मोक्ष की तैयारी होगी।
यह व्यवस्था जीवन को नियंत्रित करती थी। मतलब ये चारों जो व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था, ये जीवन को नियंत्रित करने की प्रमुख व्यवस्था थी। महिलाओं की स्थिति देखते हैं यहाँ, तो यहाँ गंभीर गिरावट देखने को मिली। जब हमने ऋग्वैदिक काल में देखा कि महिलाएं यज्ञ में भाग लेती थी, महिलाओं को संपत्ति अधिकार थे, लेकिन यहाँ आते आते महिलाओं की स्थिति में गंभीर गिरावट देखने को मिलती। जैसे शिक्षा पर रोक हुआ, धार्मिक कर्मकांड से बाहर कर दी गई, पुत्र की अनिवार्यता हो गई, संपत्ति अधिकार इनके सीमित कर दिए गए, जो कि पूर्व वैदिक काल की तुलना में यह स्पष्ट पतन था। ठीक है, इनका आर्थिक जीवन समझते हैं कि आर्थिक जीवन कैसा था। जो कृषि अर्थव्यवस्था, अभी जब हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा तो इनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से, कृषि तो वहां भी था, शुरू हुई थी, लेकिन जो मुख्य रूप से आधारित थी तो पशुपालन पे थी। जबकि आगे आकर के उत्तर वैदिक काल में ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हो जाती है। उसका रीजन क्या था? लोहे के हलों का विकास, मतलब लोहे का विकास हुआ, जिससे लोहे के हलों का विकास हुआ। सिंचाई के साधन, मतलब सिंचाई के संकेत मिले। फसलें जो मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल में कौन सी थी? जौ थी। यहाँ गेहूं, जौ और धान मुख्य फसल हो गई। भूमि अब निजी संपत्ति बनने लग गई थी। ठीक है, व्यापार और शिल्प, इनके तो शिल्पियों के भी अलग अलग वर्ग बने, जैसे लोहार, बढ़ई, कुम्हार, निष्क। निष्क का प्रयोग स्वर्ण मुद्रा के रूप में किया जाता था। व्यापारिक मार्ग भी विकसित हुए उत्तर वैदिक काल में। इनका धार्मिक जीवन देखें तो धर्म की दो धाराएं थी। एक कर्मकांड प्रधान धर्म था, जिसमें जटिल यज्ञ होते थे, भारी दान किए जाते थे, ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। धर्म आम जनमानस से दूर होता गया धीरे धीरे। और दार्शनिक प्रतिक्रिया जो हुई एक धर्म की, एक तो ये धार्मिक जीवन जो कर्मकांड प्रधान, और दूसरा दार्शनिक प्रतिक्रिया जो कि उपनिषद पे बेस्ड थी। कर्मकांड से असंतोष हुआ, इसमें आत्मिक मुक्त की खोज हुई। मुख्य अवधारणाएं कौन सी हुई? तो आत्मा को ब्रह्म को बराबर माना गया, कर्म सिद्धांत आया, पुनर्जन्म का सिद्धांत और मोक्ष का सिद्धांत आया। और यहीं से विसंगतियां भी पैदा हुई, जिससे जो प्रमुख विचार हैं ये बौद्ध और जैन धर्म की नींव बनते हैं, जो कि आगे हम देखेंगे। 600 ईसा पूर्व से आगे जब बौद्ध और जैन का विकास हुआ तो उन्होंने इन्हीं सब सिद्धांतों को अपनाया। आगे इनका साहित्यिक विकास देखें तो धार्मिक ग्रंथ इनके यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, गद्य साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद तथा भाषा आधारित दार्शनिक और जटिल हो गई। जो इनकी भाषा थी तो अधिक दार्शनिक भी हो गई और अधिक जटिल भी हो गई। आगे हम चारों वेदों से संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनको एक छोटे से वीडियो में समझ लेंगे। इनकी शिक्षा प्रणाली कैसी थी? तो शिक्षा गुरुकुल पर केंद्रित थी, मौखिक परंपरा थी, केवल उच्च वर्ण ही शिक्षा के अधिकारी थे। ज्ञान अब सत्ता का साधन बन गया। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल का जो ऐतिहासिक महत्व है वो देख लेते हैं एक बार। तो इसमें राज्य व्यवस्था का उदय होता है, स्थायी कृषि सभ्यता आती है, सामाजिक असमानता की जड़ यहीं से नींव पड़ती है, दार्शनिक चिंतन की शुरुआत होती है, बौद्ध जैन क्रांति की पृष्ठभूमि यहीं से बनती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो प्रमुख शब्दावलियां हैं उत्तर वैदिक काल की। जैसे हम देखें कि हर वीडियो में हम जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शब्दावलियां इस समय फोकस कर रहा है उसको देखते हैं। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी प्रमुख शब्दावलियां देखी, ऋग्वैदिक काल की शब्दावलियां देखी। अब कुछ शब्दावलियां उत्तर वैदिक काल की हैं, उनको भी समझ लेते हैं। जैसे इनका राजसूय यज्ञ था, जो राजा के राज्याभिषेक का यज्ञ था। इससे राजा को शासन करने की वैधता मिलती थी। किससे? राजसूय यज्ञ से। इससे ब्राह्मणों की प्रमुख भूमिका होती थी इस यज्ञ में। अश्वमेध यज्ञ किस लिए होते थे? साम्राज्य विस्तार का प्रतीक था। राजा का घोड़ा अन्य राज्यों में छोड़ा जाता था, विरोध न होने पर राजा को सर्वोच्च शासक मान लिया जाता। मतलब राजा का घोड़ा स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था। अगर उसको कोई नहीं पकड़ता था तो जहां जहां राजा घोड़ा विचरण करता था वो क्षेत्र राजा के अधीन मान लिया जाता था। अगर कोई उसको पकड़ता था तो उससे युद्ध करके फिर डिसाइड होता था राजा कौन बनेगा। तीसरा है वाजपेय यज्ञ, जो राजा की सर्वोच्च शक्ति प्रदर्शन करने वाला यज्ञ था। रायसूर और अश्वमेध से भी अधिक प्रतिष्ठित माना जाता था। तो अब यह है कि अगर पूछा जाए सबसे प्रतिष्ठित यज्ञ कौन सा माना जाता था तो वाजपेय यज्ञ सबसे प्रतिष्ठित यज्ञ था यहाँ का, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है बलि। बलि क्या था? प्रजा द्वारा राजा को दिए जाने वाला जो कर था वह बलि था। प्रारंभ में स्वैच्छिक था, मतलब ऋग्वैदिक काल में स्वैच्छिक था, बाद में इसको अनिवार्य बना दिया गया। तो ये याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में बलि क्या था? अनिवार्य कर था। ये स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आ सकता है कि अनिवार्य था या स्वैच्छिक था। अगला है भाग। कृषि उपज का निर्धारित हिस्सा जो राजा को दिया जाता था उसको भाग कहते थे। ये नियमित कर का रूप था, तो भाग भी नियमित था। सभा, हमने सभा समिति वहां भी पढ़ी थी कब? ऋग्वैदिक काल में। यहाँ क्या था? बुजुर्गों और विशिष्ट व्यक्तियों की परिषद थी। उत्तर वैदिक काल आते आते इसका प्रभाव घट जाता है, जो कि ऋग्वैदिक काल में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा था। अगले कौन है? समिति। समिति जनसाधारण की सभा थी। जो राजा के चुनाव में पहले इसकी बहुत ज्यादा भूमिका होती थी ऋग्वैदिक काल में, यहाँ आते आते इसकी भूमिका समाप्त हो जाती है, औपचारिक समिति के रूप में रह जाती है।
अगला है वर्ण व्यवस्था। समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब यहाँ समस्या ये थी कि ये जो कर्म आधारित थी ऋग्वैदिक काल में, ये यहाँ आते आते जन्म आधारित और जाति आधारित, आगे चल के जाति आधारित बन जाती है। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के अलग अलग कार्य बांट दिए जाते हैं, जो कि इनके अब ये जन्म आधारित होने लगे। आगे इनका देखते हैं आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में मानव जीवन के 4 चरण थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, त्याग। 14वां पॉइंट है कर्मकांड। धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों की जटिल प्रक्रिया हो गई, धर्म का जो कि बाह्य रूप था। इस तरह इसके माध्यम से उत्तर वैदिक काल भी पूर्ण होता है। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल तो साथ साथ उत्तर वैदिक काल को सिर्फ संक्षिप्त माध्यम से उतना ही समझा जो एग्जाम के लिए आवश्यक है, और उन तथ्यों को इग्नोर किया जो फालतू की कहानी के रूप में